तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाएंगे, जो कि एक प्रकार का मॉडल पेपर है। देखेंगे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ग्रामीण परिवेश के। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अर्थात इसे शॉर्टकट में हम लोग यहाँ पर जानते हैं NFWP, अर्थात नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, भारत सरकार द्वारा यह प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो याद रखिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये जो आपका शुरू किया गया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर 14 नवंबर 2004 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालन से संबंधित ये आपकी योजना है। योजना का नाम क्या है? तो सम्मिलित कामधेनु डेयरी योजना। इसके अंतर्गत कितनी संख्या में गाय या भैंस एक इकाई स्थापित करने हेतु आपकी स्थिति या लक्ष्य रखा गया है। तो आपके याद रखिए एक इकाई के अंतर्गत कह सकते हैं कि आपकी 100 भैंसें या गाय पालने के लिए आपकी स्थिति या लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभी आपने सुना था कि सरकार सभी जो ग्राम में है वहाँ पर 1 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं दे रही है, जो लोन देती है, जिसमें से आपको भैंस पालने के लिए ये दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन के संदर्भ में प्रदेश में जनवरी 2015 तक 58 इकाइयाँ जो कि कमर्शियल लेयर फार्म की स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें से प्रति माह लगभग देखा जाए तो कितने अंडों का उत्पादन किया जा सकेगा। तो यहाँ पर देखिए 2015 के डाटा के अनुसार आपके 58 इकाइयाँ हैं और इसमें से एक लक्ष्य रखा गया था कि एक जो आपके कह सकते हैं अंडे जो आपके होंगे कितने उत्पादन किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर 370। याद रखिएगा कि एक नॉर्मल से जो मुर्गी होती है वो कम से कम एक साल में देखा जाए तो 50 से लेके 100 अंडे तक दे सकती है, लेकिन जो थोड़ी हाइब्रिड टाइप की मुर्गी होती है उसका जो एक लक्ष्य होता है वो आपके कह सकते हैं 250 से लेके आपका 300 होता है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि क्रांति लाकर वहाँ पर अंडों का उत्पादन 370 करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पर अगर बात करें कि जो अमेरिका की मुर्गियाँ होती हैं, यहाँ की मुर्गियों से ज़्यादा लगभग देखा जाए तो 740 अंडे तक कह सकते हैं दे सकती हैं। मतलब इतना डेवलपमेंट अमेरिका है। इसी कारण से यहाँ पर रजत क्रांति जो कि इसको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चालू की गई है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सामुदायिक विकास, हमने आपको बताया था कि आपके स्वतंत्र भारत में पहली आपकी योजना थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें से कौन संस्थाएं आपकी सहयोग देती हैं? तो सामुदायिक विकास जो आपका है इसको जो सहयोग देती हैं आपकी कौन सी संस्थाएं? तो यहाँ पर आपको देखना है, पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि पुरानी कल्याणकारी संस्थाएं जैसे आपकी ब्रह्मा और प्रार्थना आर्य समाज जितनी भी संस्थाएं हैं। दूसरा आपका दिया है यहाँ पर महिला मंगल दल, और तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन। अर्थात ये सभी संस्थाएं जो आपकी हैं ये सभी आपके सामुदायिक विकास को बढ़ावा देती हैं, अर्थात सहयोग देती हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण कल्याणकारी जिसे नाम दिया गया है इटावा अग्रगामी योजना। इटावा अर्थात देख सकते हैं EPP, अर्थात इटावा आपकी जो दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट। इसमें से महव या कह सकते हैं इटावा यूपी कार्यकर्ता जो आपके हैं कौन, अल्बर्ट मेयर ने किस वर्ष शुरू की थी। मतलब सिंपल से यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके अल्बर्ट मेयर हैं इन्होंने इटावा आगामी योजना आपकी कब शुरू की थी। यहाँ पर आपका 80 का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ये नंबर, आपकी 1948 में इटावा अग्रगामी योजना आपकी शुरू की थी। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की फसल है। देखिए सरसों की तो आपने देखा होगा कि जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो आपके खेत पड़े रहते हैं लगभग वही आपके सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आपकी बोनी स्टार्ट हो जाती है। और हमने आपको बताया था कि सितंबर अक्टूबर से आपका कह सकते हैं रबी का सीजन चालू हो जाता है, सर्दियों का। तो जब सर्दियों में बोई जाती है कोई चीज़ लगभग आपके यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में, तो आपकी रबी की फसल होती है। तो याद रखिए जो सरसों की आपकी कृषि है वो आपकी रबी की फसल है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 81 कौन सा हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कुटीर ज्योति योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। देखिए कुटीर ज्योति योजना
यहाँ पर योजनाओं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, आपको योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो कुटीर योजना से संबंधित जो आपके कार्यक्रम हैं वो आपके कौन से हैं। तो आपका पहला पॉइंट दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। दूसरा आपका दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र युवकों को रोजगार दिलाना, अर्थात यहाँ पर ए और बी दोनों आपका हो सकता है। या तीसरा देखते हैं जो चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंसर आप तुरंत सी लगा देंगे, बल्कि आंसर आपका सी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध, यहाँ पर फोकस किसको किया गया है, आपकी विद्युत को। यहाँ पर आपको दिया है आपकी कौन सी, ज्योति। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कुटीर ज्योति योजना है वो आपकी विद्युत है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के तरल दुग्ध उत्पादन उपलब्ध कराने हेतु कितने दुग्ध संलग्न केंद्र, जो कि कह सकते हैं जो बीएमसी को संख्या में विपणन हब के रूप में विकसित किया गया है। सिंपल से हमने बताया कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा क्योंकि ग्रामीण से संबंधित है, लेकिन उसका अर्थ आपका छोटा ही होगा। दिया गया है कि दुग्ध संलग्न केंद्रों की जो आपकी स्थापना हुई है वर्तमान में देखा जाए तो लगभग आपकी कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लगभग आपके यहाँ पर देखा जाए कि 270 स्तर के करीब पहुँच गई है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन कौन सा, सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के फसल, तो देखिए शीतोष्ण यहाँ पर दिया है, शुष्क दिया है, शीतोष्ण दिया है और उष्ण दिया है। तो देखिए जैसे आपका तरबूज आता है या आप कह सकते हैं जो आपका कह सकते हैं खरबूजा भी बोलते हैं, आम जो होता है और अंगूर होते हैं, ये सब कब आते हैं, गर्मियों में आते हैं ना। जब गर्मियों में आते हैं तो आपकी गर्मी वाला कौन सा होगा, तो आपका उष्ण जलवायु वाले आपके हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उष्ण जलवायु। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि में जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु कौन से प्रमुख जैविक उर्वरक, जिन्हें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो देखिए वर्तमान में देखा जाए तो फसल में आपकी जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और ये जो जैविक खाद होती है उनमें से कह सकते हैं जो आपकी यहाँ पर जो दिया गया है पहला पॉइंट आपका एजोटोबैक्टर और आपका दिया है फास्फेटिका और तीसरा दिया है राइजोबियम, एजोस्पारिलम, नील हरित शैवाल और एजोला फर्न। ये जितने भी हैं सभी प्रकार के आपके कह सकते हैं प्रयोग किए जा रहे हैं। ये आपके कह सकते हैं जैव उर्वरक आपके ये कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर हैं जो आपकी कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी आपके हैं सभी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एजोटोबैक्टर जो कि यहाँ पर कह सकते हैं नत्रजन दिया गया है अर्थात नाइट्रोजन प्लस आपके यहाँ पर बैक्टीरिया के फसलों में प्रयोग से लगभग देखा जाए तो 10 से 20% उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर औसत कितने किलोग्राम की बचत होती है। तो देखिए मतलब कह रहा है कि 10 से 20% उत्पादन में वृद्धि हो रही है और देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर औसत कितनों किलोग्राम की बचत होगी। तो यहाँ पर जो आपकी नाइट्रोजन की बात कह रहा है कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होगी आपकी इसके प्रयोग से, किसके प्रयोग से, ये जो आपको दिया गया है एजोटोबैक्टर या कह सकते हैं नाइट्रोजन जिसे नत्रजन बोलते हैं। तो जवाब आपका 86 का हो जाएगा, सी नंबर आपके यहाँ पर कह सकते हैं 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नील हरित शैवाल पानी में रहने वाली काई, देखते हैं ना कि कोई भी आप देखिए पानी जहाँ ज़्यादा भरा होता है तो वहाँ पर काई लग जाती है ना, वही आपकी दिया गया है कि यहाँ पर जो पानी में रहने वाली काई का प्रयोग नत्रजन स्थिरीकरण करके किस फसल के पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करती है। अगर आप कभी धान के खेत में गए हों तो आप देखते हैं कि उसमें पानी भरा ही रहता है और पानी भरा रहता है तो उसकी ज़मीन आपको हरी हरी दिखती है क्योंकि वहाँ पर काई लग जाती है और वही काई इनको फायदा करती है क्योंकि वो नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ओजोला फर्न में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकरण किस फसल में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीवाणु हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकरण करने में ये फसल में जो फायदा देते हैं ये आपके कौन से, तो सिंपल सी बात हो जाएगा आपके केस में आपके धान में ही होते हैं।
हमने बताया कि जो नील हरित शैवाल होते हैं वो आपकी वायुमंडलीय से नाइट्रोजन लेते हैं, आपके जो सूर्य का प्रकाश होता है उससे नाइट्रोजन बनाते हैं, और इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा धान। अगला प्रश्न आपका है कि राइजोबियम का प्रयोग दलहनी फसलों में बीज शोधन हेतु 200 ग्राम का एक पैकेट प्लस 500 मिलीलीटर पानी और यहाँ पर कह सकते हैं 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाकर कितने किलोग्राम बीज के उपचार हेतु पर्याप्त या कह सकते हैं पर्याप्त होता है। देखो कितना कितना इसमें से मिलाया गया है, 200 ग्राम एक पैकेट में एक पैकेट हो, ठीक है, 500 मिलीलीटर मतलब पानी उसमें होना चाहिए और 50 ग्राम गुड़ होगा, ठीक है। ये जो घोल है इस घोल को बनाओ और बनाने के बाद देखा जाए तो कितने किलोग्राम बीज के उपचार हेतु पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 89 को ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। देखिए प्रश्न आपको समझने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पर जो आपका दिया है क्या, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम है, इसका जो प्रयोग होता है दलहनी फसलों में किया जाता है और इसकी रक्षा के लिए या कह सकते हैं इसमें से आपके जो बैक्टीरिया या कह सकते हैं जो भी कीड़े न लगे इन बीजों में, इस कारण से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जो आपकी दी गई है कि इतनी अगर हम डालेंगे तो 10 किलोग्राम हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बीज को सुरक्षित बचा पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि जैव उर्वरकों के खेती फसलों में प्रयोग से क्या लाभ मिलता है। अगर हम खेती में जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हमें फायदा क्या मिलेगा, फायदा क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट है कि पौधों को पोषण तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस ये उपलब्ध होंगे। दूसरा है कि रसायन उर्वरकों की बचत होगी, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, ये भी सही है। अर्थात ये सभी पॉइंट हैं जिसकी मदद से कह सकते हैं कि अगर उर्वरक खेती या जैविक खेती का जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं बचत हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखिए जो आपकी एक योजना आई थी इंदिरा आवास योजना, इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो आपके कितने प्रतिशत आपके अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यहाँ पर लाभ मिलने के लिए निर्धारित किया गया था, कितने प्रतिशत, तो ये आपके हैं कितने 15%, ठीक है, 15% अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ये लाभ मिलने के लिए निर्धारित किया गया था इंदिरा आवास योजना। आप देखते होंगे कि गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत उनको घर मिलते हैं, ठीक है, पैसे मिल जाते हैं, वो बनवाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल लाभार्थी महिलाओं में से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का अनुपात कितना होना चाहिए। यहाँ पर आसानी से आंसर मत लगा दीजिएगा, जो आप आसानी से आप बोलो कि नहीं हम बी नंबर लगा दें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पर बेरोजगारी से पूछा गया है। ये नहीं कहा गया है कि गांव में सीटों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर आजीविका की बात किया है और जब भी आजीविका होती है तो सभी लोग समान होते हैं, सभी को बराबर आजीविका का यहाँ पर कह सकते हैं अनुपात होता है। तो इस कारण से कोई भी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सभी के लिए यहाँ पर 50% आपका रखा गया है कि 50% इन लोगों को यहाँ पर अनुपात होना चाहिए महिलाओं का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमने आपको बताया भी था कि ये जो आपकी योजना है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन याद रखिएगा कि 25 दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। डेट बस आपकी यही कि जन्मदिन का 25 दिसंबर था, लेकिन प्रारंभ की गई सन 2000 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट है कि यह 100% केंद्रीय प्रायोजित योजना है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपकी योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये केंद्र के द्वारा आपके ये है, अर्थात पूरा का पूरा भार जो आपका होगा 100% जो व्यय करेगी वो आपकी केंद्र सरकार ही करेगी। तो ये भी पॉइंट सही है। तीसरा दिया है कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियों का आरक्षण किया गया है। तो ये बात आपका गलत है भाई, यहाँ पर निधियों का आरक्षण इनसे मतलब नहीं है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें से कई लोगों को यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि इसके विकास के लिए लगभग देखा जाए तो 7271 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लगभग 1732 इंजीनियर और 1020 ठेकेदार को ही प्रशिक्षित किया गया था। तो यहाँ पर इस पॉइंट को कोई लेना देना इसमें से नहीं है। और चौथा पॉइंट जो आपका दिया गया है कि यह एक क्षेत्र विकास योजना है तथा इसका एक अधिवास है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपके सही हैं, लेकिन सी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी किस प्रकार की पाई जाती है। सर्वाधिक बेरोजगारी किस प्रकार की पाई जाती है। हमने आपको कई बार बताया है कि गांव में क्या होते हैं, एक परिवार है, मान लो गांव में देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो 1 से 2 हेक्टेयर तक खेती होती है ना, 1 से 2 हेक्टेयर तक खेती होती है। परिवार चाहे 10 लोगों का हो उसी में काम करते रहते हैं। अगर 4 लोगों का काम है तो उसमें से 8 लोग लगे रहते हैं। इसका मतलब 4 लोग क्या हैं, अदरस हैं। क्या बोलते हैं, अदरस। और अदरस को ही बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो याद रखिए गांव में जो आपकी बेरोजगारी होती है किस प्रकार की, तो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना कि किसी के पास मान लो 1 बीघा खेत है और उसमें काम अगर एक के द्वारा हो सकता है तो कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि गांव में अगर कोई घर है तो चारों लोग उसमें जुट जाएंगे, काम नहीं है लेकिन करेंगे, तो इसका मतलब है 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, वही बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मातृत्व मृत्यु दर सर्वाधिक है। यहाँ पर देखिए मातृत्व मृत्यु दर मतलब क्या होता है, जब महिलाओं का डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के समय देखा जाए तो अगर उनको अच्छा उपचार ना मिले और कह सकते हैं जैसे एम्बुलेंस सेवा है, अच्छे आपके कह सकते हैं मेडिकल ना मिले, तो क्या होती है माताओं की मतलब जो होती है डेथ ज़्यादा हो जाती है। वही पूछा गया है, इसकी जो रेट है या दर है, सबसे ज़्यादा माताएं कहाँ पर यहाँ पर कह सकते हैं डेथ होती है उनकी, कौन से आपके राज्य में। तो वर्तमान में जो आपका रिपोर्ट आई है जुलाई 2020 में वो आपका कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश में जो मातृत्व आपका मृत्यु दर है सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश में है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपका केरल राज्य है, जहां पर आपकी बहुत ही कम यहाँ पर कह सकते हैं माताओं की डेथ होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी, ठीक है, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जिसका राज्य पशु पूछा है। सिंपल सी बात है कि एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन हो गए कि स्थापना भी पूछ लिया और वहीं पर कह सकते हैं राज्य पशु पूछा है। हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि जो राज्य का पशु है वो आपका कौन सा है, बारहसिंघा है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बारहसिंघा। और अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी आपका कौन सा है, तो स्टेट बर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, सारस या कह सकते हैं क्रेन हो जाएगा। वैसे आपका देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा सारस। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि किसे जंगल की आग कहा जाता है जिसका फूल लाल पीले रंग का होता है। हमने आपको बताया था कि ये जो आपका फूल होता है जंगल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा फूल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा फूल होता है और देखा जाए तो ये लाल लगभग होता है जैसे कि आग की लपटें उठ रही हों, तो इस कारण से जंगल की आग कहते हैं। ये जो आपका है आपके उत्तर प्रदेश का जो आपका पुष्प है राजकीय पुष्प, उसे हम बोलते हैं पलाश या इसे ब्यूटिया बोलते हैं या इसे ढाक भी बोलते हैं। याद रखिए ये नाम भी रट लीजिएगा कि जो आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है वो आपका पलाश है। पलाश का और भी नाम आपका कौन है, ढाक का फूल, ये भी आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी का वाहक होता है। मलेरिया जो आपको फैलता है वो आपका कौन सा, तो यहाँ पर देखिए मलेरिया जो आपका दिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है जिसके माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मलेरिया रोग आपका फैलता है। और इसका जो वाहक होता है ये आपका वाहक कौन होता है, तो मच्छर होते हैं। ठीक है, मच्छर होते हैं ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और उसमें भी आपके मच्छर होते हैं जो हमने बताया था मादा एनोफिलीज। सभी मच्छर आपको नहीं काटते हैं, सिर्फ आपके जो मादा मच्छर होती हैं वही काटती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मादा एनोफिलीज मच्छर जो आपके होते हैं ये आपके कह सकते हैं वाहक कार्य करते हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम यहाँ पर उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति आपकी सरकार द्वारा जो जारी की गई है ताकि ग्राम विकास में मदद मिले। सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो आपकी उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति जो आपकी लागू की गई थी ये आपकी कब से लागू की गई थी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2014 में ये आपकी लागू की गई थी ताकि ग्राम के विकास में मदद मिल सके। जो आप देखते हैं कि हाथों से कुछ काम हो सकते हैं तो उनको यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।